नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी फडणवीस और शाह पर उद्धव ठाकरे के करारे हमले की, नीतीश कुमार के पलटी मारने के संकेतों की। देखेंगे अपनी ही सरकार की पोल कैसे खोल रहे हैं बीजेपी के मंत्री। वसुंधरा राजे ने कैसे हाईकमान को दिया सख्त संदेश। जानेंगे मणिपुर में कैसे टूट गया शांति समझौता। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड में 100 घर बनाने की घोषणा के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी की वायनाड में 100 घर बनाने की घोषणा। भूस्खलन में अब तक 350 लोगों की जा चुकी है जान। कांग्रेस के हरियाणा मांगे साहब कैंपेन में उमड़ा जन सैलाब। हरियाणा के नांगल चौधरी विधानसभा में गरजे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। कहा, जो ठग के जाता है उसे हिसाब भी देना होता है। अदालतों में मुकदमे पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, कानूनी प्रक्रिया से तंग आ चुके हैं लोग, मुकदमे की जगह चाहते हैं समझौता। मणिपुर में असम राइफल्स की जगह सीआरपीएफ की तैनाती का विरोध। कुकीजो विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हिंसा में बढ़ोतरी की जताई आशंका। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बयानबाजी के सिलसिले तीखे होते नजर आ रहे हैं। सभी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने निशाने पर ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह डाला। दरअसल कुछ ही दिन पहले उद्धव ने फडणवीस का नाम लिए बिना कहा था कि महाराष्ट्र में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और जब अपने उसी बयान को दोहराते हुए उद्धव ने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने फडणवीस को कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। आपने कहा कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, आपके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर सके। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। ठाकरे ने कहा कि जो लोग विनाश करते हैं वो सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। उद्धव ने इस बार फडणवीस पर सीधा हमला बोल दिया है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी करारा तंज कसा है। उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। ठाकरे ने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। ठाकरे ने सवाल किया कि अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता जिहाद शुरू करने के आरोप लगाए। उद्धव ने कहा कि सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। ठाकरे ने जनता से पूछा कि आपको ये अब्दाली चाहिए या मैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है तो बिहार में भी उसे परेशान करने वाली खबर आ रही है। राज्य में एक बार फिर से बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में हैं। जेडीयू के सांसद ही एनडीए गठबंधन को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने 2022 के अगस्त महीने में पलटी मारी थी। वो एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे। वो बात अलग है कि इस साल जनवरी में उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार ली और एनडीए में फिर शामिल हो गए। लेकिन अब नीतीश के फिर से एनडीए छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चाएं जेडीयू नेताओं के बयानों की बात से ही चल रही हैं। बक्सर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी का कहना है कि नाराज चल रहे नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना। मुन्ना तिवारी के अनुसार केंद्र सरकार के सीधे सीधे ना कहने के कारण नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि नीति आयोग की बैठक तक में नहीं गए। महागठबंधन की तरफ से भी अब जेडीयू को लेकर अपना रुख नरम कर लिया गया है और निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की चर्चा भी शुरू हो गई है और इसी महीने यानी अगस्त में ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू नेता के दावे से एनडीए में हड़कंप मच गया है तो वहीं राजस्थान में बीजेपी सरकार के मंत्री ने अपनी सरकार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है, क्योंकि मंत्री के निशाने पर अपनी ही सरकार आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में भजनलाल सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है।
उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और शायद सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं के डिपार्टमेंट में है। अगर मैं विभाग के अंदर की जांच करना शुरू कर दूं, तो शायद कोई भी नहीं बचेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आखिर मुझे मेरा विभाग भी चलाना है। मैं अब तक ऐसे 40 भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड कर चुका हूं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। आखिर कब तक सस्पेंड करता रहूंगा? इसके लिए सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। नई भर्तियों के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद जाकर विभाग के सिस्टम को ठीक कर पाना संभव होगा। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर दिए इस बयान के बाद सियासत में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का घोटाला सबके सामने है। इसका नुकसान हमें लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हार कर चुकाना पड़ा। राजस्थान की बीजेपी सरकार के मंत्री ने भ्रष्टाचार नहीं रोक पाने को लेकर अपनी कई मजबूरियां भी गिना दी। साथ ही ये कहकर सरकार का बचाव भी किया कि भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले पुरानी गहलोत सरकार के समय के हैं। मंत्री कह रहे हैं कि मेरा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हर किसी में पद का अहंकार है, लेकिन यह अहंकार नुकसान पहुंचाएगा। और इसे लेकर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो बयान दिया है, उसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजे के निशाने पर पीएम मोदी हैं? तो क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर बीजेपी हाईकमान से उनके रिश्ते तल्ख होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार चर्चाएं उनके ही बयान को लेकर हो रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव ही है और हर शख्स इससे गुजरता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के सामने 3 चीजें आती हैं: पद, मद और कद। उन्होंने आगे कहा कि पद और मद कभी भी स्थायी नहीं होते हैं और कद स्थायी होता है। राजनीति में अगर किसी पद का मद आ जाए तो फिर उसका कद काफी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, राजे ने आगे ये भी कहा कि संगठन में सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक राज्य सरकारों में हाईकमान के इशारे पर हुए फेरबदल से पार्टी नेताओं से लेकर जनता के अंदर भी नाराजगी नजर आई, जिसके बाद वसुंधरा राजे की बीजेपी से दूरी बनाने की भी खबरें आ रही थी। हालांकि उन्होंने खुलेआम बगावत तो नहीं की थी, लेकिन पार्टी की बैठकों में वो नदारद रही, तो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से भी दूरी बनाए रखी, जिसका बीजेपी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। और उनके इस बयान ने अब एक बार फिर बीजेपी से उनकी नाराजगी की चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि वसुंधरा राजे ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर ये बातें कही है, लेकिन उनका मतलब बीजेपी हाईकमान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राजे ने किसके लिए ये बयान दिया है? क्या निशाने पर पीएम मोदी हैं? वैसे पीएम मोदी निशाने पर तो पूरे विपक्ष के हैं। खास तौर पर अशांत मणिपुर नहीं जाने को लेकर विपक्ष मोदी से लगातार सवाल कर रहा है। मणिपुर में पिछले दिनों शांति समझौता का ऐलान भी किया गया था, लेकिन समझौता 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। मणिपुर में एक दिन पहले ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिरीबाम में शांति समझौते का ऐलान राज्य की बीजेपी सरकार ने किया था। दावा किया गया था कि अब राज्य में जल्दी शांति आएगी। हालांकि ये समझौता सिर्फ जिरीबाम के लिए था, लेकिन मणिपुर की जनता को भी इससे काफी उम्मीदें जग गई थी। लेकिन ये समझौता 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। प्रदेश में एक बार फिर दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। जिरीबाम के एक मैतेई बस्ती में गोलियां चलाई गई तो लालपानी गांव में एक घर को ही फूंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इस घटना ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार शांति बहाल करने में नाकामयाब रही। बता दें कि मणिपुर लंबे वक्त से जातीय हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय की इस लड़ाई में प्रदेश की जनता बेहाल है। 1-1.5 साल की इस अवधि में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें राहत शिविरों में गुजारा करना पड़ रहा है। कितनी बार वहां की जनता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि प्लीज एक बार मणिपुर आ जाइए, लेकिन पीएम मोदी अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बीच 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। पीएम से मणिपुर की जनता को जो निराशा हाथ लगी है, उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भी दिखा। बीजेपी मणिपुर की दोनों ही सीटें हार गई, लेकिन अब तक मणिपुर की जनता परेशान ही है और राज्य सरकार की इतने साल में पहली कोशिश भी अब असफल हो गई है। मणिपुर में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में कभी भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। हमास नेता इस्माइल हानिया की जान लेना इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में हानिया की जान चली गई थी।
ऐसे में ईरान ने अब बदले की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे एशिया से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई है। किसी भी समय ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान की तरफ से इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमास नेता इस्माइल हानिया पर हमला कर इजराइल ने एक तरह से ईरान को ललकारा है और ईरान अब इसका बदला लेने की तैयारी में है। रक्षा एक्सपर्ट ने दावा किया कि ईरान का इजराइल पर ये हमला इसी साल अप्रैल में हुए अटैक से बड़े स्तर पर होगा। ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे, लेकिन इस बार ये संख्या हजारों में होगी, दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के पड़ोसी देशों में 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने अपनी सेना को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। शक्तिशाली ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो अमेरिकी ठिकाने भी ईरान के निशाने पर होंगे। इस बीच लेबनान की राजधानी बैरूत में अपने कमांडर पर हुए हमले को लेकर हिजबुल्लाह में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो इजराइल पर हमले की योजना में ईरान का पूरा साथ दे रहे हैं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया पर हमले के मामले में ईरान के अंदर ही कुछ लोगों ने इजराइल की मदद की थी। इसके बाद से ईरान ने घर में भी सफाई अभियान शुरू कर दिया। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की विशेष खुफिया इकाई कथित तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। ईरान के गार्ड्स कॉर्प्स ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, न ही उनकी तरफ से ये बताया गया है कि हानिया पर हमला किस तरह से किया गया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के तेवरों से पूरी दुनिया चिंता में दिख रही है, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। तो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों का भी है कि उन्हें चुनी सरकार मिले। 6 साल से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है और अब चुनाव आयोग की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही यहां चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। इस बीच सवाल ये खड़े हो रहे थे कि अगस्त का महीना आ गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसी क्रम में अब खबर ये है कि चुनाव आयोग इसी महीने यानी अगस्त में जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। ये दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी होंगे। कश्मीर पहुंचने के बाद आयोग सबसे पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। वो तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईओ, एसपीएनओ और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अतिरिक्त आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा है कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिले में है, उनका ट्रांसफर किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करवाया जा सके। और इसी तरह के निर्देश महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की सरकारों को भी दिए गए हैं और इन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जिस कोच की वजह से भारत को निशानेबाजी में ओलंपिक में 3 पदक हासिल हुए, उसी कोच को देश लौटने पर उनके मकान को तोड़ने का नोटिस मिला। क्रिकेटरों के ऊपर हजारों करोड़ों रुपया इनाम में देने वाली सरकार क्या इन कोच को एक मकान इनाम में नहीं दे सकती? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।